नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, लेकिन क्या हमारे देश में ये अपराधियों का ठिकाना बन चुकी है? क्या हम ऐसे दौर में हैं जहां कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने बैठ गए हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 47% मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। लोकसभा में लगभग आधे सांसद किसी न किसी मामले में घिरे हुए हैं। क्या लोकतंत्र के प्रहरी अब खुद ही लांछित हो गए हैं? माफ करिए, लेकिन हमारे माननीय सचमुच माननीय हैं, ये भी एक सवाल जैसा है। क्या नए बिलों से राजनीति के दाग मिटेंगे या ये सिर्फ कानूनी वादे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जनता अपराधी नेताओं को टिकट देने वाली पार्टियों को सबक सिखाएगी? ये वो सवाल हैं जो आज हम उठाने जा रहे हैं और इस पूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे इसी विषय पर। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति दो शब्दों से बनी है, राज यानी शासन और नीति यानी शासन करने की कला। राजनीति जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का एक माध्यम है, लेकिन इसी राजनीति में जब ऐसे अपराधी घुसपैठ कर जाएं जो कानून भी बनाएं और राज भी करें, तो लोकतंत्र का क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाल ही में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट सामने आई है जो देश की राजनीतिक पार्टियों की दुर्दशा दिखाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामले बहुत गंभीर हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह रिपोर्ट मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों पर आधारित है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया, जिसके बाद पता चला कि 643 में से 302 मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इनमें से 174 मंत्रियों पर गंभीर अपराधों के केस दर्ज हैं। ये आंकड़े माननीय मंत्रियों के थे। अब एक नजर राजनीतिक दलों के दागियों पर। 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में से 46% यानी 251 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। बीजेपी के कुल सांसद हैं 240। बीजेपी में दागी सांसदों की संख्या है 94 और इसका प्रतिशत है 39। ये एडीआर सोर्स से आंकड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। कांग्रेस के कुल सांसद 99, कांग्रेस के दागी सांसद 49, प्रतिशत 49। समाजवादी पार्टी के कुल सांसद 37, सपा में दागी सांसद 21, प्रतिशत 45। टीएमसी के कुल सांसद 29, टीएमसी में दागी सांसद 13, प्रतिशत 45। डीएमके के कुल सांसद 22, डीएमके में दागी सांसद 13, प्रतिशत 59। टीडीपी के कुल सांसद 16, टीडीपी में दागी सांसद 8, प्रतिशत 50। शिवसेना के कुल सांसद 7, शिवसेना में दागी सांसद 5, प्रतिशत 71। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने संसद में नए बिल पेश किए हैं। इन बिलों में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों के लिए जेल जाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। एडीआर का कोर्ट में पिटीशन भी है और एडीआर बार बार ये कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बातचीत जो हुई है कि जो भी जिसके ऊपर भी क्रिमिनल आरोप लगे हुए हैं उसके केस जो हैं वो फटाफट मतलब फास्ट उसमें केसेस में सॉल्व किए जाए। तो एक तो ये वाला है। और जहाँ तक जो ये जो पार्लियामेंट में जो बिल आया है, हम वैसे तो पैरवी उसकी कर रहे हैं, लेकिन एक हम सबको एक तरीके का एक ऐसे लग रहा है, कोई श्योर नहीं है, लेकिन हमारे को इस बात का भी वो है कि इस पूरे बिल का गलत उपयोग भी सत्ता पक्ष द्वारा किया जा सकता है। कानून अपनी जगह है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण सिर्फ एक कानूनी विसंगति नहीं है, यह एक नैतिक संकट है जो लोकतंत्र के मूल तत्व को ही कमजोर कर रहा है। जब कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं तो कानून का शासन कमजोर होना और संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होना लाजमी है। क्या अब समय नहीं आ गया है
कि राजनीतिक दल अपनी सत्ता लालसा से ऊपर उठकर अपराधी उम्मीदवारों को टिकट न देने की इच्छा शक्ति दिखाएं। क्या न्यायपालिका और चुनाव आयोग को भी सख्ती के साथ राजनीतिक दलों पर जवाबदेही लागू करने की जरूरत नहीं है? लेकिन सबसे बढ़कर जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। जनता का वोट स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले उम्मीदवार के लिए होना चाहिए, न कि लालच और प्रलोभन देने वाले अपराधी कैंडिडेट के लिए। अब तय जनता को भी करना है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन और विजय नंदन की रिपोर्ट। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि दागी माननीयों की हिस्सेदारी कैसे होगी, लोकतंत्र की पहरेदारी, सवाल तो जायज़ सा है। और इसलिए भी है क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों की हम बात करते हैं, जो जनहित के मुद्दे उठाने के लिए चुने जाते हैं, जो आते हैं, जिनके पास बड़े बड़े विभाग होते हैं, जो एक मिनिस्टर हैं, यदि उनके आपराधिक रिकॉर्ड्स भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप सोचिए कि फिर कैसे हम एक अच्छे लोकतंत्र को देख रहे हैं, या एक कहते हैं ना कि एक लोकतंत्र की जो ये माननीय बात करते हैं, क्या वो फिर शोभा देती है? जो एक एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, सवाल तो उसने खड़े किए हैं और हम सब के लिए एक बड़ा संदेश भी जाता है कि आखिरकार कैसे। अब देखिए, चुनती भी तो इन्हें जनता ही है, तो फिर जनता क्या देख रही है, जनता क्या देखकर चुन रही है? क्या वाकई इनकी छवि को देखा जाता है, इनके रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, या फिर कुछ और चीज़ें काम करती हैं? तो बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी का भी बहुत स्वागत है। फिलहाल पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चुनाव विश्लेषक योगेश राठौर हमारे साथ है। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले खेमचंद जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, जय श्री राम, जय हिंद। आवाज आ रही है आपकी? जी, खेमचंद जी सुन पा रही हूँ मैं। खेमचंद जी, एडीआर की जो रिपोर्ट है और कुछ माननीयों की बात हो रही है, रिकॉर्ड्स और जो आंकड़े आए हैं वो ऐसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे देश के यानी 40% माननीय ऐसे हैं या मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो आपराधिक रिकॉर्ड्स में हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मर्डर की बात करिए, रेप की बात करिए, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अब इससे देखिए कोई अछूता नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और भी पार्टीज़ हैं, सभी लोग हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर मैं लूँगी, क्योंकि सरकार आपकी है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पार्टी के भी कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, कई ऐसे लोगों के नाम हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे हमारा जो लोकतंत्र है वो चलेगा। देखिए, आपने बहुत ही उचित सवाल उठाया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो नारा है ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी के तहत उन्होंने ये तय किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस ट्रांसपेरेंसी के तहत ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी अगर वो इस लंबे अपराध में, मतलब ऐसे अपराध में शामिल पाया जाता है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा की सजा है और वो 1 महीने से ज्यादा जेल में, तो उनको अपनी सदस्यता तुरंत या तो खुद से इस्तीफा दें या फिर उनकी सदस्यता निरस्त मान लेनी चाहिए। और ये इतना बड़ा कदम है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में शामिल है और उसकी सदस्यता भी चल रही है तो कहीं ना कहीं ये तय है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो केस है उसमें वो अनड्यू एडवांटेज उनको मिलता है, या मिलता रहता है या मिल सकता है। तो उसके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कानून जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखिए, ये जो केसेज हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं पे अलग अलग तरीके के केस हैं। कुछ पे पॉलिटिकल केस हैं, कुछ पे करप्शन के केस हैं, कुछ पे आपराधिक केस हैं। तो आपराधिक और जो करप्शन के केसेज, जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेज हैं, उन केसेज की जो कैटेगरी है बहुत ही गंभीर कैटेगरी है। पॉलिटिकल जो केसेज हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीजों में वो केसेस लग जाती हैं, तो उन केसेस को हम उस तरीके से इक्वल नहीं कर सकते। लेकिन जो अपराध है जिसको फाइनेंशियल अपराध बोलते हैं या फिर जिस तरीके से दूसरे अपराध हैं, उनमें जो लोग इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि ऐसे लोगों को सबसे पहली जो सजा है वो है कि उनकी जो मेंबरशिप है, चाहे एमएलए की मेंबरशिप है, एमपी की मेंबरशिप है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो सबसे पहले हटना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। जब एक आम आदमी जो गवर्नमेंट जॉब में रहता है उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है जेल जाने पे, तो एक एमएलए, एमपी को क्यों नहीं,
तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो कानून आया है वो अच्छा कानून है। आज जिस तरीके से रिपोर्ट आई है ये भी चेक इन करती है उस कानून को कि इस ऐसे कानून की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि जो अपराधी लोग हैं, हमने पीछे देखा कई ऐसे अपराधी लोग हैं जो जेल से चुनाव लड़ते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं और वहीं से अपना जो सत्ता की धमक है, सत्ता की धौंस है वो चलाते रहते हैं। और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिन लोगों को विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं या लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता नहीं है। वो अपने बाहुबल के दम पे, पैसे के दम पे चुन जाते हैं और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारी डेमोक्रेसी में अपराधीकरण जो हो रहा है वो कम होगा और सभी को लाभ होगा और आम लोग ज्यादा से ज्यादा, जो अच्छे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में और सिस्टम में आगे आएंगे। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। हाँ पवन जी, आपके भी कई सारे ऐसे माननीय हैं जिनके नाम हैं, नंबर ऑफ मैं एमपीज़ उनकी बात करूं तो ये बड़ा एक सवाल जैसा हो जाता है कि आखिरकार कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके मिनिस्टर्स के नाम ना हो। मतलब यदि हम दागियों का बोलबाला ही देखें, यदि 40% मिनिस्टर्स देश के यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनका और हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए तो मुझे खतरे जैसा ही दिखता है सर। और खतरे जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि हमेशा पक्ष विपक्ष लोकतंत्र की, संविधान की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे माननीय जब इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं तो इनका तो सबसे पहले समाधान किया जाए, तब तो हम एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना करें। कैसे आप इसको समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के जो जितने भी अपराधी इस तरीके के बने हुए जो लोग हैं, उनको सबसे पहले तो हर पार्टी ने टिकट ही नहीं देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप अगर मार्क करेंगे, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए या बाकी और बहुत सारे आप ऐसे विधायक प्लस उनके मंत्री है जिनके ऊपर बहुत सारे गुने दाखिल है। अगर आप पर्टिकुलरली अमित भाई शाह जो हमारे देश के आज गृह मंत्री है और अनफॉर्चुनेटली वो भी तड़ीपार रह चुके हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि भाई हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो, उसके अलावा अभी वित्त मंत्री, अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा खाता छूटा है जो खाते के अंदर का सांसद या वहां का जो विधायक है वो आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं है। जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनफॉर्चुनेटली उस समय कई बार अपनी इंफॉर्मेशन लुप्त रखते हुए ये लोग टिकट प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात ऐसे कई मामले सामने आते हैं। देश के संविधान के लिए इनसे धोखा है। जो आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो वो लोगों को न्याय और जस्टिस क्या देगा? जिसके ऊपर आपराधिक मामले रहे हैं वो देश के लिए सोशल काम करने के बजाय में वो देश में लोगों के प्रति एक उसके मन में एक अपना अलग ही एक भाव रहेगा। तो ये सारी चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि रोक लगानी चाहिए और जब इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी समय मैं हर पार्टी के नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि जो आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व है ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देनी चाहिए। चलिए ठीक है, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं उस पॉइंट पर आऊंगी कि जो आपने एक बात कही, ऐसे लोगों को टिकट्स नहीं दी जानी चाहिए। सर तो जेल में बैठ के भी तो इलेक्शन लड़ लेते, क्यों देते हैं? आप कितने लोगों को देखिए ना, हमारे सामने तो जीता जागता उदाहरण है हर पार्टी से। मैं यदि चीज़ों को देखूं तो फिर ये भी तो देखा जा रहा है फिर टिकट्स किसको देंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतना है तो हम तो चेहरे को भी देखते हैं, उनके नेतृत्व को देखते हैं, उनकी जनता के बीच में क्या छवि है वो भी देखते हैं। जनता ही तो चुन रही है, तो ऐसे कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ इन लोगों को टिकट देना बंद करो? फ्यूचर के लिए ये सुझाव बहुत अच्छा हो सकता है, पर इस पर काम कितना होगा ये तो खैर आने वाले समय में देखेंगे। वापस आऊंगी। कुमार विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। कुमार विवेक जी, ये देश के जो 47% मिनिस्टर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो पूरा एक रिपोर्ट आई है, सबसे पहले तो आप इसे किस तरीके से समझते हैं? एक, क्योंकि आप एक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एक जो बात अभी कांग्रेस कह रही थी कि ऐसे लोगों को टिकट्स नहीं दिया जाना चाहिए, तो सर ये तो हमेशा हर बार ही सुनने में और कहने में आया, पर इम्प्लीमेंट होता हुआ तो कभी नहीं दिखा। जी राखी जी, इसमें दो भाग हैं इस बात के। एक तो एडीआर की रिपोर्ट की बात हो गई, दूसरा ऐसे लोगों को टिकट देना उनके जीत के आने की बात, और एक बात और है जो बड़ा अहम है, जो 130वां संवैधानिक संशोधन की बात है जिसमें 30 दिन की है, जो बड़ा अहम है, जिस पर चर्चा चल रहा है। मैं हमारे कांग्रेस के भाई को सुन रहा था, टिकट नहीं दिया जाए तो उस हिसाब से तो गांधी परिवार के किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता है।
पूरा का पूरा परिवार जमानत पे है, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और एक नहीं 3-3 है। बात ये होती है कि पॉलिटिकल मोटिव से भी कुछ केस होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम एक देखना होता है। इसीलिए आज आप पर एफआईआर करना, मुझ पे एफआईआर करना, एक आपराधिक प्रकरण दर्ज करा देना और न्यायालय में वो लंबित रहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम देखा गया, इसलिए उसमें 5 साल का प्रावधान रखा गया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री है, इसको इनकार नहीं कर सकता है कि उसकी जुडिशियल अप्रोच में कोई कमी होगी। 30 दिन में उसको जमानत नहीं मिलने का मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा गया है। इसका मतलब प्राइमा फेसिया कुछ तो एक ऐसी चीजें है, मैं कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्विक्शन रेट तो काफी कम है और उसमें एक दोस्त जुडिशियल के ऊपर जो काफी लोड है और उस प्रोसेस का भी है। ये सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए, अभी जो क्राइसिस हमने दिल्ली में देखा, क्या तर्क था? संविधान नहीं कहता है, तो संविधान तो जेल मैनुअल में स्टेशनरी अलाउड नहीं है, मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता है, यहां तक कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है कि तब तक की कार्रवाई देखिए। मिनट टू मिनट बेसिस पे उनको मीटिंग लेनी होती है, कैबिनेट की लेनी होती है, ब्यूरोक्रेट्स की लेनी होती है। जेल से आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, संविधान में यह बात रह गई, संविधान में बहुत सी बातें रह गई थी, पहली लोकसभा चुनाव होने से पहले ही कितने संवैधानिक संशोधन करके उस बात को सही किए गए। अगर आज इस बात को करेक्ट किया जाता है कि 30 दिन के अगर आपको जमानत नहीं मिलती है, ये नहीं कि इमीडिएट आप अरेस्ट हुए और आपसे रिजिग्नेशन लेने के लिए, और यह तो कोई सरकार की बात नहीं है, हमारे देश के कोर्ट की बात है, तो आप अपना पद छोड़िए, क्योंकि नहीं लिखा है, आज से ये नजीर बन जाएगी, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और बात रही दुरुपयोग करने की, तो हम कांग्रेस के मित्र को यह बताना चाहेंगे कि 66 से लेकर के 1966 से 1977 तक 39 टाइम्स आर्टिकल 356 का उपयोग करके सीधे राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, जेल डालने की भी जरूरत नहीं है। आज भी वो चीज मौजूद है, अभी वो नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है, इसके लिए अगर कानून ही रोक दिया जाए, जो आदमी जेल में है, ये तो संभव नहीं है। चर्चा होनी चाहिए कि सेफ गार्ड हो, उस पर चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर कि इसका मिसयूज नहीं हो। दूसरी बात अगर इसमें देखा जाए तो आप देख लीजिए कि हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देके गए, लालू यादव जी गए, जिनको गुंडा राज कहा जाता था, वो भी इस्तीफा देके गए, जयललिता जैसी, जो कि एकदम आप ये कह सकते हैं कि एकदम बोल्ड पर्सनालिटी, जो किसी की नहीं सुनने वाली, वो भी इस्तीफा देके गई। ये सब आए और चुनाव जीत करके आकर के वापस जनता ने उनको चुना, दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। लेकिन जो महाशय अगर इस चीज के इस लूप होल फायदा उठाए, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। क्या अगर एक लूप होल कानून का या संविधान का हमारे सामने आता है, तो क्या यह संसद की जिम्मेदारी नहीं है कि उस लूप होल को करेक्ट किया जाए? और बात रही ये जो डेटा की 47%, ये तो देखिए ये सत्य है, और यह मतलब कि अगर कहा जाए तो निंदनीय भी है, लेकिन कुछ ताना बाना ऐसा है कि भारत में जो वोट पड़ता है, एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे भी नहीं पड़ता है। यहाँ जो इस तरीके के लोग हैं, आप अगर देखेंगे, छत्रप के जैसा एक अपनी क्षेत्र में एक वर्चस्व बनाए। बात मैं वापिस यहाँ जुडिशियल सिस्टम और पुलिस की फील्ड मशीनरी की ही लाऊंगा कि उनको कानून से समाधान न मिल करके ऐसे बाहुबलियों से समाधान मिल जाता है, और ऐसे लोग बड़ा ग्रे शेड में काम करते हैं, क्राइम की आड़ में ये बहुत समाज सेवक के लिए बने रहते हैं, और ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आप देखिएगा कि जब एमएलए या एमपी दागी जीत के आते हैं और सरकार के पास सफिशिएंट नंबर है, तो वो किसी भी दागी को मंत्री नहीं बनाती है, लेकिन जब नंबर जोड़ तोड़ की आवश्यकता पड़ती है तो उनको बनाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। ये नंबर गेम की आप इसको मजबूरी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। जी राकेश। योगेश जी, क्योंकि आप चुनाव विश्लेषक हैं, ये मामला कहीं ना कहीं इलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे लोगों की वजह से कितना इफेक्ट पड़ता है, कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और ये रिकॉर्ड्स जो बता रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसे आप कैसे समझते हैं? देखिए, ये जो विषय है बहुत ही जटिल है, इसमें लीगल इशू भी है, सोशियो कल्चरल इशू भी है, सारे एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें, यदि हम एडीआर एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है, इस तरीके की चुनाव की शुचिता, चुनाव के रूप को लेते हुए, ठीक 20 साल पहले यानी 2004 में जो हमारे दागी सांसद थे या जो दागी रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लगभग 23% थे। वो प्रतिशत आज हो गया है 46। इसका मतलब है कि 20 साल में 23% से सीधे सीधे जिन पे कोई ना कोई दागी हैं, अपराधी हैं, उनका
जो प्रतिशत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब इसको हमको एक बहुत ही बड़े परसेप्शन में, बहुत ही बड़े नैरेटिव के साथ इस चीज़ को देखना होगा। पहली तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि इससे कोई भी पार्टी, कोई भी रीज़न अछूता नहीं है। नेशनल पार्टी भी इसमें शामिल है, इसमें रीजनल पार्टी भी शामिल है, इसमें यहाँ तक कि जिन राज्यों पे, जिन 2-3 राज्यों पे बहुत ज़्यादा बाहुबल का आरोप लगता है, आप इसके आंकड़े का बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो आंध्र प्रदेश और साउथ के कई राज्य उत्तर भारत के कई राज्यों से आगे हैं। और यहाँ तक कि आप यदि ये जाएंगे अपराधियों की सूची की लिस्टिंग में, तो आपको 17 महिलाएं भी मिलेंगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जिन पे आपराधिक केस है। तो ये मामला जेंडर का भी नहीं है, ये मामला रीज़न का भी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं है मामला, ये पूरा का पूरा प्रक्रियागत मामला है। तो इसको हमको एक बहुत ही बड़े परिदृश्य के साथ देखना पड़ेगा। अब जो आपका सवाल था कि जनता कैसे चुनती है, ये एक बड़े भारतीय राजनीति और विशेषकर भारतीय चुनाव को लेके हम बहुत ही एक यूटोपिक दुनिया में रहते हैं। मेरा 15-20 साल का चुनाव को देखने का ये अनुभव है कि चुनाव जीतने के लिए कोई एक इशू या एक मुद्दा नहीं रहता, पूरा का पूरा कई मुद्दों का, कई फैक्टर का एक पैकेज बनता है। ऐसा भी नहीं है कि सारे अपराधी चुनाव जीत जाते हैं। यदि कुछ अपराधी जीतते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे अपराधी जीत जाते हैं। कई अपराधी जीतते हैं, कई अपराधी हार जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे छवि वाले लोग जीतते हैं, कुछ बहुत बुरी छवि वाले लोग भी चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव एक किसी मुद्दे पे, देखिए हम कोई प्रेसिडेंशियल मोड में काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो चुनाव है वो प्रेसिडेंशियल मोड में नहीं है कि चलिए एक पार्टी ये एजेंडा लेके आई कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे और पूरा देश का पार्लियामेंट का चुनाव क्या राज्य का चुनाव उसमें नहीं होगा। चुनाव सेगमेंट में है, चुनाव विधानसभा के भीतर है, चुनाव लोकसभा के भीतर है। तो वहाँ बहुत सारे पैकेज बनते हैं। हाँ, उनमें से एक ये पैकेज रहता है अपराधी वाला, लेकिन उसके लिए अब अपराधी में भी जो इतनी बड़ी श्रेणी है, मान लीजिए आपने किसी सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, आपके खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हो गई, तो उसका ये जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति की भी तुलना आप उससे कर लिया जाए जो रेप का अभियुक्त है या जो बहुत ही गंभीर अपराध का है। तो इसको हमको बहुत ही समग्र दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो इसका सीधे सीधे चुनाव से ऐसा कोई संबंध नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत सारे पैकेजेस पे है, बहुत सारे मुद्दों पे है। हाँ, राज्य का एक नैरेटिव बनता है, देश का एक नैरेटिव बनता है, लेकिन उसके साथ स्थानीय फैक्टर भी बहुत जुड़ते हैं। उनसे मिलके ये किसी एक व्यक्ति की जीत या हार होती है। ऐसा मेरा अभी तक के अनुभव के आधार पे ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। इंदुकांत जी, राजनीति में दागियों का ये जो बोलबाला है, नए बिल भी आ गए, क्या इन नए बिलों से कोई सुधार होगा? दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, एक वो भी चीज़ हम बहुत सुनते हैं, अमूमन आप और मैंने सुनी होगी, जब ये बात आती है कि हमारे माननीय हैं वो दूसरे दल में चले गए या दल बदल लिया, तो वहाँ जाके वो कौन सी मशीन की ये लोग बात करते हैं ना, धुल जाते हैं, एकदम सफ़ेदी की चमकार जैसे हो जाते हैं। तो ये मैंने अमूमन सुना है ये सारी बातें। पॉइंट ये है कि क्या जो वाकई पावरफुल हैं सत्ता में, उनके रिकॉर्ड्स या तो पहले के हैं या तो एक समय रहते वो सुधर जाएं, नहीं है तो शायद उनका इतना पावर बढ़ जाता है कि फिर तो वो और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तो कैसे इसको हम मार्क करें कि ये सारी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात हो रही है, अपराध नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को हट जाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे बिल आ गए हैं नए जिस पर भी आपने देखा कितना हंगामा हुआ, तो ये सारी चीज़ों पे एक सवाल आता है कि कैसे इसको एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाया जाए, जब वो जनप्रतिनिधि जो खुद ही उसमें संलिप्त हैं, जो खुद ही बिल भी ला रहे हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र का सपना भी देखते हैं, तो कैसे साकार होगा? जी राखी जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आप देखिए क्या ट्रेविस्टी है सिस्टम का कि जो लोगों पे आरोप है कि ये दागी हैं, वही देश के लिए कानून बना रहे हैं। उन्हीं को स्थितियां बदलनी है। जो दागी हैं वो अपने विपरीत स्थितियां बना सकते हैं क्या, अगर दागी मानते हैं तो? हैविंग सेड दैट, हमारे मन में एक बड़ा सवाल उठता है राखी जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं ट्रेड यूनियन में भी हूं
तो ये जो दागी की बात और दागी का नंबर बढ़ रहा है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है जिसको कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई राखी जी कि सड़क का आंदोलन, कहते हैं ना कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो सत्ता बिल्कुल बेलगाम हो जाती है। लेकिन सड़कें वीरान होने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आप देखें कि आप सड़क पे नारा लगाते हैं मिस्टर ए मुर्दाबाद। मिस्टर ए ने अगर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई पुलिस में कि इन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी, आपके खिलाफ 506 का नॉन बेलेबल सेक्शंस के तहत, दिल्ली में नॉन बेलेबल है एक पार्ट, उसके तहत आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। किस लिए? मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए। तो क्या ये क्राइम है? तो एक ये बड़ा मतलब फर्क है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि जो लोग राजनीतिक आंदोलन करते हैं, समाज, आप देखिए आपके सामने मेधा पाटकर का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। जनता के, देश के गरीब किसान मजदूर जो आंदोलन करते हैं, किसके पास हिम्मत है इतने बड़े बड़े एनजीओ की ताकत हो कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे रोज रोज? उसके बावजूद उनको गिल्टी होल्ड किया गया। किस लिए? किसका मर्डर किया था उन्होंने? सिर्फ इसलिए कि वो एक गांव, एक लोग जो उजड़ रहे थे उनके पक्ष में उन्होंने आंदोलन किया। तो क्या उनको आप दागी मानेंगे? तो एक तो पहला विमर्श ये होना चाहिए इस देश में कि क्या एफआईआर जो पुलिस पैसे खाकर, रुपए खाकर के पॉलिटिकल प्रेशर में भी 90% दर्ज करती है। मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो वो पुलिस जज हो गई, जजमेंट तो जो हमारे सारे जस्टिसेस, हमको इस बात पे बिल्कुल कोई शिकवा नहीं है कहने में, न तो संकोच है कि इस देश में कोर्ट्स बहुत कुछ अभी अच्छा कर रही हैं, लेकिन कोर्ट्स ही इस देश में अन्याय के मूल में, चाहे उनके पास संख्या कम है, चाहे उनके पास बेईमान जजेज आ गए हैं, जस्टिस वर्मा जैसे, जो धन देखकर, व्यक्ति देख करके, हीरो देख करके, पॉलिटिशियन का कद देख करके फैसले करते, आतंकवादी देख करके, दुनिया में लिबरलिज्म का एक तमगा लेने के लिए रात को याकूब मेनन के लिए कोर्ट खोल दिया जाता है। किसान अपनी चप्पलें घिस कर करके 50-50 साल में मर जाते हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिलता है। और कुछ लोगों ने बड़ा मजाक में कहा कि इस देश में कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, उनको सालों से न्याय नहीं मिला, कुत्तों को न्याय 10 दिन में मिल गया। तो ये देश है। और अमरमणि त्रिपाठी जैसे रेपिस्ट जो है कोर्ट से भारी बहुमत से जीत जाते हैं जेल में रहते हुए कन्विक्शन के बाद। तो ये जनता है। हमारे साथी लोग सवाल सही उठा रहे थे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता था डर से। अतीक अंसारी चुनाव लड़ते थे, डंके की चोट पर जीत जाते थे। शहाबुद्दीन का नाम आपने नहीं सुना है? तो इस देश में कैसा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये पूरा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव विमर्श की जरूरत है। तो पहले तो अगर आप इन मापदंडों पर तय करेंगे तो पॉलिटिकल जो लोग आंदोलन करते हैं, जो जनता के हित की लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं, जैसे आज विपक्ष के नेता लड़ते हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर होते हैं, पुलिस मनमाना अपने राज्य के जो शासक वर्ग होता है उसके इशारे पर, उनके कहने पर सेक्शन लगा देती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा देते हैं, और जजेज और मजिस्ट्रेट आंख मूंद कर उसको जेल भेज देते हैं। केवल कहने के लिए जुडिशियल सिस्टम है। ट्रायल कोर्ट में जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक आप 6 महीने साल भर में तय करके अपना आर्ग्यूमेंट का, प्रज्ञा ठाकुर का केस है, अगर आप 15 साल आपके ऊपर ऐसे सेक्शंस लगा दिए जो नॉन बेलेबल है, जो आज विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी में ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं है। कल को सत्ता में जब वो लोग आएंगे तो खुद ही कहते हैं कि हम बदले की कार्रवाई बीजेपी वालों पे करेंगे। तो ये कानून, जिस कानून में आपको अपनी सफाई साबित करने तक जेल है, आप ये बताएं, यही पहले होता था आपके दहेज के केस में आप, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यही SC/ST एक्ट में होता है। जब इसमें सुधार की बात होती है तो तमाम लोग झंडे बैनर लेके बाहर आ जाते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, खुलेआम दुरुपयोग होता है। तो उस दुरुपयोग को लिए आप देखिए, इस सरकार ने आने के बाद 2 उदाहरण दूंगा अपनी बात खत्म करने के पहले। उन्होंने एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, और मार्क करिएगा कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पार्लियामेंट से, हमारे पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया था। क्या इसका आशय है कि पक्ष विपक्ष के सभी दल साथ खड़े थे। यहां एक सिस्टम बनना चाहिए। क्यों?
पूरी दुनिया में राखी जी कहीं भी जजेस आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर देमसेल्फ, इंक्लूडिंग अमेरिका, जिसका एग्जांपल पूरा दुनिया देता है। राष्ट्रपति आता है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्तीफा देता है, राष्ट्रपति अपने मन माफिक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। तो आप या तो दुहाई मत दीजिए इन चीजों का, और एक सिस्टम बनाइए जो निश्चित तौर पे अच्छा होना चाहिए, सरकार के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई, इस देश में राखी जी 350 परिवार से, सिर्फ 146 करोड़ के देश में 350 परिवार से इस देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस आजादी के बाद से आज तक बने हैं। उन्होंने किस चक्की का गेहूं खाया है भाई? तो ये भाई भतीजा बात सबसे अधिक जुडिशियरी में, उनसे आप क्या न्याय मांगेंगे? और जो लेक्चर्स देते हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, हमको, आपको, रोज जजमेंट में नहीं लिखते हैं, लेक्चर देते हैं अखबारों में छपने के लिए, मीडिया में आने के लिए, कि ये फैसले जो गवर्नर को 2 महीने में, प्रेसिडेंट को 3 महीने में ऑर्डर पास करना चाहिए, उनके यहाँ जजमेंट 15 साल में होते हैं, 20 साल में होते हैं। अभी बहस इसी मुद्दे पे चल रही है। ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूं लास्टली कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यूनानिमस पास हुआ, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना सीओ मोटो लेकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया, घोषित कर दिया, तो विपक्ष सरकार के पीछे आंदोलन करने लगी, आलोचना करने लगी, सरकार की मंशा खराब थी, तो आपने यूनानिमस कैसे पास किया था भाई? और इसी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कहा था राखी जी, और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस बात को अपने बहुत सारे सर्किल में, डिस्कशंस में, कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि जो लोग, ये बड़ा अच्छा तरीका होता कि जो विधायिकाओं में हैं, संसद में हैं, उन पे अगर आपराधिक मसले हैं तो उनको हम टाइम बाउंड ढंग से 6 महीने में, 3 महीने में ट्रायल करा के, अगर जेल में जाने वाला आदमी है उसको विधायिका से बाहर करेंगे, जेल भेजेंगे, और निष्पाप है, निष्कलंक है तो साबित करके अपनी विधायिकाओं को क्लीन चिट दे करके साफ सुथरा रखेंगे। दुनिया में बदनामी ना हो इस तरह की रिपोर्ट से कि यहाँ सब के सब जो है लुच्चे लफंगे अपराधी लोग यहाँ की विधानसभाओं में या लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन उस कानून के बारे में जब चर्चा चल रही थी तो आप चेक करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि नहीं नहीं, इस देश में सारी जनता और विधायकों और सांसदों में कोई अंतर नहीं है, कोई 2 तरह के कानून, 2 तरह के ट्रायल नहीं हो सकते हैं। ये क्या बात हुई? तो इस पे सब पे विमर्श की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, देखिए, एक आप कह रहे थे कि बहुत सारी बातों को यदि इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, कि अभी तक, आज तक तो जो हो गया, अपकमिंग या फ्यूचर की बात करें, आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में इस राजनीति को समझने की कोशिश करें, या जो नए बिल आए हैं उससे हम कितना ज़्यादा सुधार ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि हम लेकर चलें तो ये तो जो पार्टी हैं, जिनके माननीय हैं, जिनके नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई इस पार्टी के जो सांसद हैं या दागी हैं, जो सबसे ज़्यादा इसकी फहरिस्त में लंबी लिस्ट है उनकी, तो ये तो वहीं से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा सर। कांग्रेस जैसे अभी कह रही थी कि भाई ऐसे लोगों को टिकट्स ना दें, अच्छी बात है, तो ये कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों को टिकट्स ना दें। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्वयं कुछ मंथन कर लें, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो दिग्गज हैं या इस तरह की एक्टिविटी में जो लोग संलिप्त हैं, तो तब जाके शायद कुछ एक सुधार हो सकता है। लेकिन हम करें नहीं और आरोप दूसरों पे मढ़ें तो ये भी ठीक नहीं होगा, सभी के लिए है, मैं सिर्फ पर्टिकुलर बीजेपी की बात नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम में भी अब लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इंप्लीमेंट करती। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति या भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का नेता के नाते ये कह सकता हूँ कि हम सबसे ज्यादा भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं। और केसेस भी है वो कई तरह के केसेस, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, पानी से फ्रॉड के केसेस या फिर क्राइम के केसेस या फिर पॉलिटिकल केसेस। पॉलिटिकल केसेस किसी पर भी हो सकते हैं तो हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिमिनल केसेज हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेज हैं, आज कांग्रेस के टॉप लीडरशिप सीरियस और बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में जमानत पर केस चल रहा है, कभी भी उनको सजा हो सकती है। हजारों करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशन, लेकिन फिर भी राजनीति कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हुए हैं, इंडी गठबंधन को लीड कर रहे हैं। कहीं भी वो जिस तरीके की बातें करते हैं कि भाई नैतिकता होनी चाहिए, पॉलिटिकल नैतिकता होनी चाहिए, पॉलिटिकल
शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, उसको वो ख्याल नहीं रखते। जब पॉलिटी में स्वच्छता लाने की कोशिश आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये विपक्ष को प्रेशर डालने की कोशिश है। नहीं, विपक्ष पर नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई राजस्थान थोड़ी है कि मोदी जी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री रहे। हाँ, बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है तो हो सकता है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 11 साल से है लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन यहाँ कोई किसी की गारंटी नहीं है। यहाँ काम के आधार पर जनता निर्णय लेती है, जनता इसको साथ देती है, वो सरकार में होता है। और रही बात अब जब 1 महीने का, अब अभी तो क्या है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पे जाएगा, 1 महीने की ड्यूरेशन हो सकती है, बढ़ा भी दी जाए, और बढ़ा देने के बाद इस ड्यूरेशन में कोर्ट के पास भी प्रेशर आएगा कि भाई आप ये कंसीडर करो कि जो एलिगेशन एक्सपायर व्यक्ति पे लगे हुए हैं, क्या उन एलिगेशंस में प्राइम फेसी क्या कुछ एविडेंस है, तो क्या उनको 5 साल से ज्यादा सजा हो सकती है? अगर 5 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, और क्या उनको जमानत देना रिस्की हो सकता है? तो जब सारी कंसिडरेशन वो करेंगे तो बहुत सारी चीजें वहीं पे साफ हो जाएंगी। तो केस लंबा खींचने की बजाय अगर कोर्ट को लगेगा कि 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और इनका जेल से निकलना या जेल से बाहर रहना सही नहीं है, तो वही उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। जब मेंबरशिप चली जाएगी तो 80% फाइट जो मेरे को ऐसा लगता है कि वहीं पे ओवर हो जाएगी, क्योंकि जो मेंबरशिप होती है उसके इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस यूज करते हैं और अपने केस को वो लंबा ट्रैक करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सिस्टम बदलेगा और ये जो नया बिल आया है ये उसमें काफी हेल्प करेगा। और रही जुडिशरी रिफॉर्म की बात भी लंबे समय से चलती आ रही है, सरकार ने कोशिश भी की, और मेरे को ऐसा लगता है कि राइट समय पे वो भी होगा, क्योंकि नोबडी शुड बी अनटचेबल और नोबडी शुड बी आउट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर या लैंड ऑफ द लॉ। जो हमारे देश का जो लॉ है वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, सभी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सभी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सभी को आंसरेबल भी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो रिफॉर्म की बात हो रही है उसमें भी जो बात करने वाले लोग हैं उनकी बातों में भी दम। ठीक है, चलिए पवन जी, कांग्रेस पर बहुत सारी बात आई थी और आपने भी अमित शाह को लेकर बहुत सारी बातें की थी। देखिए, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से किसी लीडर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहली लाइन में बात ही खत्म हो गई थी। ना तो बीजेपी अछूत थी इससे, ना कांग्रेस, ना टीडीपी, ना टीएमसी, ना सपा, तो सभी लोगों में हैं, दागी भी हैं, और जो क्राइम का जो रिकॉर्ड निकला है उसमें भी संलिप्तता है। तो हम क्यों किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके हम वो चर्चा करें? हम तो फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि ये जो माननीय हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, एक बड़ा और सब कुछ तो मिलता है, उसके बाद भी आपको न जाने अपराध की क्या ज़रूरत पड़ जाती है, या पुराना रिकॉर्ड है तो आगे मत करिए, ख़त्म हो जाए चीज़ें। पर वो है नहीं, वो ऐसे पैरेलल चलता रहता है, क्योंकि शायद वो पावर आ जाता है, और जिसके पास पावर होता है सर, एक टाइम के बाद वो दुरुपयोग तो करता है, ये तो है, पर राजनीति में सबसे ज़्यादा है, तो इसको तो सुधारना पड़ेगा। क्या राखी जी, मेरा एक ही पॉइंट है कि जो लोग पावर में आते हैं, अगर उनके ऊपर आपराधिक गुने हैं और उनके हाथ में पूरे पावर्स आ गए, आप इमेजिन कीजिए कि उसका मिसयूज कर कर वो जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, या खुद को भी उसमें किस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, ये आपके सामने है सारी चीजें। मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप पार्टी वाइज उठा के देख लीजिए कि पार्टी के सारे नेता यानी सांसद, कितने सांसद है जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे जिस तरीके से अभी खेमचंद जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के लिए, मैं खेमचंद जी को कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल गुने अगर आप काउंट करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों के ऊपर बताए गए हैं। और उसके पश्चात जो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है और जितने पार्षद है और जितने उनके खास तौर पे विधायक है, आप उन लोगों को सबको उठा के देख लीजिए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, गृह मंत्री ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, आप अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर भी ये आरोप आपके सामने आया, इसके लिए हमको आज डिबेट में बैठना पड़ा। तो कौन सा ऐसा खाता है जो छूटा है जहां पर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग मंत्रिमंडल के अंदर नहीं है? और अगर वो मंत्रिमंडल के अंदर है तो आप मुझको बताइए, क्या वो उनके खुद का पावर यूज करके देश को किसी विपरीत दिशा के अंदर नहीं लेके जाएंगे? आपको नहीं लगता है ऐसा? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, पार्टी चाहे कोई भी रहो, चुनाव के दौरान या जिस समय फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है, हमारे कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है खास तौर पर
कई बार ये कहा जाता है कि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा तो फॉर्म भरने के पहले आपको पार्टी के सामने उसको लेके आना है। अगर हम लोग ये चीज को लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले डेज में फिल्टर होकर कई लोग हमारे सामने आए और जो आपराधिक लोग हैं वो हमारे सामने पॉलिटिक्स के अंदर ना आए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी क्योंकि इलेक्शन पे बार बार चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं योगेश जी एक सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद हमारे दोनों विश्लेषक अपनी बात रखेंगे। योगेश जी, एक बात आ रही थी, जब फॉर्म भरा जाता है या जिनका नाम आता है उनका रिकॉर्ड, देखिए पार्टी भी देखती है। पार्टी सबसे पहले तो पार्टी का जो प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है हम ऐसा कैंडिडेट दें जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, जो सामने वाली पार्टी को एक तो टक्कर भी दे पाए, दूसरा वो उतना खुद मजबूत हो कि उस इलेक्शन को निकाल पाए, और सीधी सी बात है, एक आम भाषा में समझें, जिताऊ चेहरा। जो चेहरा जिताऊ होगा पार्टी उसे ही रखती है, बाकी सारी चीज़ों को साइड करती है। तो पहले तो यहाँ पार्टी ये देखें कि यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो आप बिल्कुल ना कर दीजिए, फिर आपका कोई भी चेहरा हो। दूसरी चीज़ ये, जब ये पूरी नामांकन की प्रक्रिया होती है, जब ये फॉर्म भराए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है प्रशासन लेवल पे भी अपडेट उनके पास भी होता है, डिटेल पूरा होता है, वहाँ से भी क्या ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं? भाई आपके ऊपर यदि कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं या आपका केस चल रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को रोकिए, नहीं तो ऐसे तो सर इलेक्शन कोई जीत ही जाएगा, तो फिर बचता क्या है? ये तो आंकड़े ऐसे बढ़ते रहेंगे ना। नहीं राखी जी, मेरा जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से और बहुत ही समग्र रूप में हमको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, और जैसा कि आपने आंशिक रूप से ये कहा, डेमोक्रेटिक सेटअप में या इलेक्शन सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती इसलिए है कि वो सत्ता में आना चाहती है, और तो कोई उसका लक्ष्य है नहीं। कोई भी पार्टी हो वो सत्ता में आना चाहती है। ये जो प्रक्रिया है, ये जैसे ये वाला जो अभी बिल पार्लियामेंट में आया है जिसकी शुरू में चर्चा हुई, ये दो स्तर पे ही काम कर सकता है। एक होगा बिल के मार्फत, कानूनों के मार्फत, और दूसरा होगा, ये बहुत ही हम दुखद है लेकिन ये सच है कि हमारी जनता का, हमारे वोटर का ही उस तरीके का पॉलिटिकल टीचिंग या पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग नहीं है। जैसे ही एक बार ये चलेगा, देखिए अभी हम लोगों के अपने जो डाटाज हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को डिस्कार्ड कर रही है जनता की नज़रों में, तो वो है ना उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ना उनका सबसे ज़्यादा कर रही है एरोगेंस। एक बार जनता के बीच में ये बात हो गई है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि एरोगेंट हैं अपने कार्यकाल में, उनको जनता हरा देती है। तो अब देखिए आप, पिछले 5 साल में या पिछले 1 दशक में एक ये बड़ी बात हुई है कि जो बहुत ही भारतीय राजनीति के वो भी सिग्नेचर थे जो पब्लिकली बहुत ही एरोगेंट हुआ करते थे, वो अचानक बहुत ही विनम्रता के साथ अपने जनता के बीच में आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया बिल के माध्यम, तो अब लगभग ये एक आम सहमति सी होती जा रही कि यदि हम पब्लिक फील्ड में हैं, आप राजा महाराजा हैं, आप कैसे भी, आप बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आप बहुत इलीट हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन यदि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। आपको जनता के बीच में जाना है तो विनम्र होना पड़ेगा। तो देर सबेर देखिए, हम एक लंबी प्रक्रिया से डेमोक्रेटिक सेटअप को, अपने चुनाव की व्यवस्था को धीरे धीरे मजबूत करते जा रहे हैं। आप 70-80 के दशक के चुनाव देखिए, सारी की सारी दीवारें रंगा रहती थीं। पूरे शहर, जब मैंने ये काम शुरू किया तब पहला 2 चुनाव मैंने देखे जिसमें वॉल चॉकिंग हुआ करती थी। पूरा शहर बहुत ही विभत्स तरीके से गंदा हो जाता था। बूथ कैप्चरिंग जिस ढंग से हुआ करती थी वो अब बंद हो गई है। तो हम ये प्रक्रिया में, मुझे लगता है कि ये जो बिल आया है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को भी अपने दायरे में ला रहा है, ये मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ला रहा है, और एक टाइम लिमिट की बात कर रहा है। और जैसे कि अभी एक पिछली रिपोर्ट में ये बात उठाई कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो दुनिया भर के देशों में, सारे समाजों में जो भी कानून आते हैं, कुछ ना कुछ उनके मिसयूज़ किए जाते हैं, उसमें हम फिर उसको रिफॉर्म कर देंगे। लेकिन ये प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे नहीं आएगी। ये जो भी गंभीर, और इसमें बहुत ही लंबा समय लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कानून लगा के अगले चुनाव में एक भी अपराधी व्यक्ति ना जीते या वो ना आए, क्योंकि इसको, जैसा कि बार बार हमारे साथी पत्रकारों ने भी ये बात कही कि कुछ आंदोलनों के कारण लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है। तो इसको समग्र रूप में देखना पड़ेगा, और इसको नियंत्रित जनता के स्तर पे होगा और सीधे फिर कानून के स्तर पे होगा। बिल्कुल ठीक है। कुमार विवेक जी, एक बात आई है, देखिए मुझे ऐसा लगता है फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिन पर
मामले हैं और गंभीर आपराधिक मामले भी होते हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिकल मामले भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति यदि राजनीति में है तो इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आरोप आ जाता है, तो ठीक है, हो गया, इश्यूज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा मैंने कहा ना, पावर रहता है, इलेक्शन में चीज़ें होती हैं। पर मैं खुल के बात करूं, जिन लोगों पर प्रताड़ना के आरोप हैं या मर्डर को भी मैं अभी चलिए साइड रखती हूँ, क्योंकि किन परिस्थितियों में क्या हुआ उसे भी छोड़िए, लेकिन रेप जैसी जो चीज़ें हैं जो मिनिस्टर्स या दिग्गजों पर आती है, सर ये तो बहुत ऐसी चीज़ है कि ऐसे लोगों को कहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे लोगों की तो टिकट्स तो क्या, इनको तो इनकी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं इतनी बड़ी बात यहाँ बोल रही हूँ, पहली बात तो क्राइम रिकॉर्ड ही ना हो, अब यदि है भी तो पॉलिटिकल हो जाता है, कोई ऐसा, इससे कोई अछूता नहीं, अमूमन पॉलिटिकल अपराध आपके हैं तो हो जाते हैं, लेकिन जिन पर आप सोचिए कि रेप है, मर्डर है, ये सारी चीज़ें तो सर समाज में ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। क्या ऐसे लीडर को, क्या वो जनता की सेवा करेगा जो खुद एक बलात्कारी होगा? ये मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं उसमें से ऐसे लोग निकले हैं तो सुन के ही बहुत अजीब लगता है। इनको भी लोग वोट दे के जिताते हैं, बताइए। जी, आपने ये तो बहुत संवेदनशील बात कही, बात आपकी सारी सही है, लेकिन डेमोक्रेसी मैच्योर होती है राठौर जी, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इवॉल्व होता है। हमारे देश में अभी कितने ही चुनाव हुए और आप अगर देखते जाए तो स्थिति सुधरती जा रही है 2014 में, और उसके बाद से कोई हार्ड कोर क्रिमिनल बिहार से जीत के नहीं आया है। 90 से 2000 के बीच का आप उठा लीजिए। रीजनल पार्टी का, जैसे कि अभी बात भी हुई थी तेलुगु देशम पार्टी में की थी कि वहां पर क्रिमिनल और हार्डकोर क्रिमिनल की संख्या ज्यादा है, उनके साथ एक मजबूरी होती है कि उनके पास फंड की व्यवस्था कम होती है, पार्टी चलाने के लिए लगता है पैसा, और यह जो क्रिमिनल होते हैं या इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, पार्टी को इनको ढोना पड़ता है, और जीत का इनाम कुछ इतना बड़ा होता है कि किसी भी हद तक पार्टी जाने के लिए तैयार है। अंततः फैसला कौन करेगा? ये तो प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट है, नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इस चीज में हम यहाँ टीवी पर कुछ एक पक्ष हमारे सामने आया है, एक एंगल आया है, देख के फैसला नहीं कर सकते। इस चीज का वो लाभ लेते हैं, और अगर इसके बेसिस पे उन्हें हम करार ही दे और मान लीजिए कि वो निर्दोष होते हैं, तो क्या अधिकार है ये करने का? एक बार ये बात कहा गया है, कोर्ट की भी बात चली थी और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम है क्योंकि वो सुप्रीम है, इसलिए सही है, वो सही है इसलिए सुप्रीम नहीं। तो अंततः आप तो सारी समस्या की बात कर दीजिए, समाधान क्या होगा? सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा बिना दंगा फसाद के? हर आदमी, हर आंदोलन करने वाले यही कहते हैं कि हम जनता की आवाज हैं, हम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं। यह तय कैसे होगा? 140 करोड़ लोग तो सड़क पे नहीं है कि जनता का मुद्दा है कि नहीं। यह तय होने का सभ्य समाज में, डेमोक्रेसी में माध्यम वोट है। चूंकि जनता चुन करके ला रही है, तो हम जैसे यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस फैला सकते हैं, इन चीजों को रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में तो क्लियर है, आपराधिक रिकॉर्ड अगर है या में कोई सजा हुई है तो उनको इस बात का रिकॉर्ड देना है, वो छुपा तो नहीं सकते, एफिडेविट है, वो कार्रवाई हो सकती है अगर छुपाए तो। धीरे धीरे मैं इसको पॉजिटिव साइड में देखता हूँ। जो एक क्रिमिनल का एक दौर था वो घटता जा रहा है, और कांग्रेस को मैं एक उत्तर देना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। अभी तक कन्विक्शन रेट काफी कम है पॉलिटिशियन का, अगर आप देखें पॉइंट में जाएगा। कन्विक्टेड पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके साथ गठबंधन करके, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि टिकट नहीं देना चाहिए। लालू यादव की केस में नाम लेने की बात नहीं है, पूरे देश को पता है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड है, चुनाव लड़ने पे पाबंदी है। पिछले चुनाव में उन्होंने अपना फोटो नहीं लगाया, तो पॉलिटिकल पार्टी तो है ही इसके घेरे में। जी रखिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया। इंदुकांत जी, बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त, बिल्कुल एक छोटा सा कंक्लूजन, बहुत जल्दी से, क्योंकि समय हो गया। देखिए राखी जी, वास्तव में जो स्टिंग की एडीआर की रिपोर्ट की चर्चा आपने शुरू की, स्टिंग की रिपोर्ट का प्रॉपर विमर्श की जरूरत है, जैसे हमने पहले कहा। मेरा ये मानना है कि जो लगभग 50% अपराधी पृष्ठभूमि के लोग दिख रहे हैं, इसको अगर कायदे से इस पर विमर्श किया जाएगा, जांच की जाएगी, तो राजनीतिक अपराधों को और मैलाफाइड इंटेंशन से लगाए गए आरोपों और अपराधों को अलग करके ये संख्या 20-25% से अधिक नहीं आएगी। लेकिन जो वो 20-25% है, जब माना जाता है कि एक गंदी मछली जो है तालाब को पूरे गंदा कर देती है, तो आखिरकार वो 20-25%, और जो आपने सवाल उठाया
कि रेपिस्ट, मर्डर के आरोपी, ये लोग भी अगर वहां पे हैं तो ये पूरे के पूरे हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जो जैसा कानून लाया गया है, एक ये, दूसरा जो सरकार ने शुरू में ही 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद एक प्रपोजल दिया था सभी को कि हम एक स्पेशल ट्रायल करवाएं। जो लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं उनके ऊपर, इलेक्ट होने के बाद नंबर बहुत कम होता है पूरे देश में, उनके लिए एक ट्रायल की व्यवस्था करें स्पेशल, और उनका ट्रायल जिस भी सेक्शंस में है टाइम बाउंड करके 3 महीने के अंदर क्लियर कर दें कि ये जेल जाने लायक है, उसको जेल भेजिए, उसकी सदस्यता खत्म करिए, और ये निष्पाप है, निष्कलंक है, तो वो निष्कलंक होके तब बैठे पार्लियामेंट में अपने लिए या देश के लिए कानून बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है, देखें ये इंप्लीमेंट कितना हो पाता है आप सभी के सुझावों के बाद। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दागी माननीयों की हिस्सेदारी, कैसे होगी लोकतंत्र की पहरेदारी? बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र की पहरेदारी तभी होगी जब स्वच्छ छवि होगी, जब सकारात्मक रूप से काम होगा, जिन बातों को यहाँ रखा गया, जो पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं, जब उस पर काम होगा। तो सबसे पहले तो जो राजनीतिक दल हैं वो जहाँ से टिकट्स बंटता है, सारी चीज़ें होती हैं, पहले तो आप वहाँ खुद काम कर लीजिए, उसके बाद दूसरों के पास हम ज्ञान आगे बढ़ाएं कि आप लोगों को क्या करना है। जो दिग्गज हैं, देखिए अलग अलग क्राइटेरिया है ना क्राइम का भी, आप किस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों के लिए भी क्या हो सकता है, ये बहुत सोचने वाला एक गंभीर विषय है। देखिए आगे इस पर क्या और चीज़ें निकल कर आती हैं और कितना बदलाव, कितना अच्छा लोकतंत्र आने वाले समय में हमें और आपको दिखेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।